अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। हॉटस्पॉट में एक इंटरव्यू दिया है अमेरिकी नायब सदर ने, और ये वो शख्सियत है जो उस वक्त भारत में मौजूद थी जब पहलगाम का इंसिडेंट हुआ। अब जो लीक दस्तावेजात हैं या जो डॉक्यूमेंट लीक हुए हैं भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी से और उन्हें डाला गया सोशल मीडिया पे TRF की जानिब से, मैंने कल आपको पढ़ के सुनाए थे कि उसमें पूरा मंसूबा था कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कैसे किया जाएगा। अब उनका ये क्लेम है कि ये बाकायदा भारत की जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है, ये उसके लीक्ड डॉक्यूमेंट है और इनका ताल्लुक भारत के साथ है और ये सारा मामला एक्सपोज हो चुका है। तो उसमें यह भी शामिल था कि जब अमेरिकी सदर, नायब सदर भारत में मौजूद होगा तब ये इंसिडेंट किया जाएगा, ताकि इसका एक इंपैक्ट अमेरिका के ऊपर भी जाएगा। अब उसी जो अमेरिकी नायब सदर है उनका एक इंटरव्यू आया है और उन्होंने कहा, हमें उम्मीद है कि हिंदुस्तान इस दहशतगर्दाना हमले का इस तरह जवाब देगा जिससे वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो। यानी वो ये कहते हैं कि इंडिया को जवाब देना चाहिए और इंडिया इसका जवाब देगा। और टारगेटेड अटैक की बात की जा रही है कि वो पाकिस्तान में सिर्फ टारगेट करे वहां पे जहां से उन्हें इस बात का शुबा है या उन्हें इस बात का यकीन है कि यहां से जो है वो दहशतगर्दी भारत के अंदर या मकबूजा कश्मीर के अंदर हुई है। अब वो ये कह रहे हैं कि जी भारत अटैक करे जरूर और दहशतगर्दाना हमले का जवाब दे जरूर, लेकिन इस तरीके से दे कि वसी तर इलाकाई तनाज़ा पैदा ना हो, यानी कोई एटमी जंग ना हो जाए या कोई फुल फ्लैज जंग ना लग जाए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में। और साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं उम्मीद करता हूं कि पाकिस्तान इंडिया के साथ ताउन करेगा ताकि अपनी सरजमीन में मौजूद दहशतगर्दों को पकड़ा जा सके मीन्स के उन्हें काबू किया जा सके। अब ये पाकिस्तान को कह रहे हैं कि पाकिस्तान भी तहम्मुल का मुजाहरा करे, यानी अमेरिका ने एक तो पाकिस्तान को और भारत को दोनों को कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें और बार बार उनकी तरफ से ये स्टेटमेंट आ रहा है। तो एक बात तो क्लियर ये है कि जंग का खतरा बहुत हद तक टल गया है, मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं हुआ लेकिन बहुत हद तक जंग का खतरा जो है जो वो टल गया है। जैसा कि पाकिस्तान के वजीर दिफा कह रहे थे कि 2-3 दिन में जंग हो जाएगी। पाकिस्तान के सबके जो है वो सान खता थे, ऐसा लगता है बुखलाए हुए थे और एक के बाद एक स्टेटमेंट दे रहे थे। उसका नुकसान हुआ पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज को भी, एक पाकिस्तान में अफरा तफरी भी पैदा हुई, बहुत सारे लोगों ने जो है वो अपना मंजन बेचा जंग का। लेकिन हकीकत यह है कि बड़ी जंग के अंदर दोनों मुल्क जा नहीं सकते। उसकी वजह यह कि दोनों मुल्क एटमी कुव्वत है और कश्मीर जो है वो न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है इस वक्त भी इस दुनिया में। जब तक कश्मीर का मसला हल नहीं होगा दोनों ममालिक के बीच में ये टेंशन हमेशा रहेगी। कश्मीर का मसला हल होना चाहिए, चाहे जब भी हो, जितनी जल्दी हल हो जाएगा उतना बेहतर हो जाएगा। और दोनों मुल्कों के बीच में जो तनाज़े की सबसे बड़ी वजह है या वो वाहिद वजह भी आप समझ लें तो वो कश्मीर है और वहां से आने वाला पानी है। कश्मीर की जो सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है वो यही है ना कि कश्मीर से निकलने वाला पानी पाकिस्तान में आता है या भारत में जाता है। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में तय तो पा गया था कि ये वाले दरिया आप रख लें और वो वाले दरिया हम रख लेते हैं। भारत के पास और भी बहुत सारे सोर्स हैं, वाटर सोर्स हैं जो तिब्बत से आते हैं, जो बहुत सारे और इलाकों से आते हैं। लेकिन यहां जो है वो भारत की कश्मीर के ऊपर एक ग्रिप है, उन्होंने कश्मीर को मकबूजा किया हुआ है, बड़े लंबे अरसे से कब्जा उसके ऊपर, और उसके पानियों का वो रुख मोड़ते रहते हैं, उसके पानियों के ऊपर बंद बांधते रहते हैं, डैम्स बनाते रहते हैं। पाकिस्तान इसके ऊपर जो है वो मुजामत करता रहता है। इंटरनेशनली भी, वैसे भी पाकिस्तान बार बार इंडिया को याद दिलाता रहता है कि सिंध-तास मुआहदे की आप खिलाफ वर्जी ना करें। अब तो सिंध-तास मुआहदा ही भारत ने खत्म कर दिया। अच्छा, पाकिस्तान ने इसके ऊपर एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप लिया है कि वो इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पर भी लेके जा रहा है। और दूसरा, पाकिस्तान सिंध-तास मुआहदे के मामले को भारत के साथ उठाएगा हर लेवल के ऊपर। और एक और चीज जो पाकिस्तान ने ऑफर की है, ये बड़ी जबरदस्त चीज है। साथ साथ पाकिस्तान को चाहिए कि वो अपनी अग्रेशन भी शो करे। पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो मादरत ख्वाना रवैये के साथ तो बात नहीं बनेगी और भारत को बात समझ भी नहीं आती जब तक कि आप सीधे खड़े होकर बात नहीं करते। ये इनका तरीकाकार है, जितना आप झुकते जाएंगे उतना आपको झुकाते जाएंगे। आसपास के मुल्कों के साथ, लोगों के साथ इन्होंने ऐसा ही रवैया रखा है। अब आप सिर्फ ये देखेंगे पाकिस्तान ने कितनी जबरदस्त एक ऑफर की है कि आप अक़वाम मुत्तहिदा का कोई कमीशन बना, यूनाइटेड नेशन में चले जाएं, वहां से एक कमीशन बना लें और वो कमीशन आके फैसला कर ले। और भारत इसके ऊपर मान नहीं रहा, अभी तक कोई जवाब नहीं दे रहा। उसका जो सबसे बड़ा रीजन है वो ये है कि भारत को आइडिया है कि वहां पे जो हुआ उसके अंदर पाकिस्तान या पाकिस्तान की गवर्नमेंट मुलव्वस नहीं है। पाकिस्तान इस वक्त पूरी दुनिया में अपना इमेज बेहतर करने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इस वक्त अमेरिका की हुकूमत के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बनाना चाह रहा है। तो कोई बेवकूफ़ी होगा जो उस वक्त इंडिया के अंदर अटैक करवा देगा या मकबूजा कश्मीर में अटैक करवा देगा जिस वक्त अमेरिकी नायब सदर इंडिया के अंदर मौजूद होगा। ये बात सबको समझ आती है, लेकिन फिर भी देखें अब इंडिया के अंदर ये मामला इतना बढ़ चुका है, जंगी जुनून, कि अमेरिका भी ये समझता है कि इंडिया को कोई ना कोई एक्शन लेना पड़ेगा। पाकिस्तान ने कुछ इकदाम किए हैं जिनसे अंदाजा हो रहा है कि इंडिया क्या करने जा रहा है। देखें, सबसे पहले तो ये खबर है कि आज़ाद कश्मीर में 1000 से ज़ायद जो मदारिस हैं उन्हें 10 दिन के लिए बंद करने का हुक्म दिया गया है। ये बाकायदा इसको एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है, लेकिन इसमें जो असल वजह है वो नहीं बताई गई।
कि असल वजह क्या है। लेकिन ये कहा गया कि सिक्योरिटी हुकाम को खदशा है। एक्चुअली जो है वो ये है कि सिक्योरिटी हुकाम को खदशा है कि भारतीय फोर्सेज मदारस को निशाना बना सकती हैं। ये माजिद निजामी साहब ने ये खबर दी है और बाद में उन्हें अस्करी तरबियत गाहें भी करार दिया जा सकता है। यानी किसी भी मदरसे के ऊपर आकर आप बम्बारमेंट कर दें और बाद में आप कहें कि जनाब ये तो एक अस्करी तरबियत गाह थी, तो पाकिस्तान फिर कहां और कैसे साबित करेगा। मदारस को तो पहले ही सारी दुनिया जो है वो नफरत की निगाह से देखती है। जब से तालिबान ने पेंटा लगाया अफगानिस्तान में और तालिबान ने सारी दुनिया के साथ लड़ाई लड़ी है, तो वो समझते हैं कि मदारस से ऐसे लोग ही निकलते हैं जिनके पास हथियार होते हैं। मदारस से ऐसे ही लोग निकलते हैं जो दुनिया के अंदर जंग छेड़ते हैं। मदारस के अंदर से उलमा इकराम निकलते हैं, अमन का प्यार का दर्स देने वाले लोग भी निकलते हैं। वहां से कुरान और हदीस की तालीम लोग हासिल करते हैं और वो शानदार तालीमात हैं। तो ये एक इंप्रेशन मुसलमानों के खिलाफ बनाया गया है। तो इंडिया किसी मदरसे पे अटैक कर सकता है। इस खदशे के पेश नजर पाकिस्तान ने फौरी तौर पे कोई 1000 मदारिस हैं उन्हें अगले 10 दिन के लिए बंद करने का नोटिफिकेशन जारी करवा दिया और वजह नहीं बताई गई, खदशे का इजहार नहीं किया गया ताकि अवाम में अफरा तफरी ना फैले। ये दुनिया न्यूज ने भी इस खबर को जारी किया है। बहरहाल एक तो फौरी तौर पर यह किया गया कि आप इन्हें हटाएं यहां से। दूसरा, कुछ इतलात आ रही हैं कि आजाद कश्मीर के इलाकों में लोगों को कहा गया कि आप राशन भी जखीरा कर लें, हो सकता है कोई लड़ाई लग जाए। स्पेशली जो बॉर्डर एरियाज हैं, बॉर्डर में बोलूं तो वो लाइन ऑफ कंट्रोल है एक्चुअली, तो लाइन ऑफ कंट्रोल के इस तरफ पाकिस्तान वाली साइड पे बहुत सारे देहात मौजूद हैं और इंडिया वाली साइड पे भी देहात मौजूद हैं। दोनों तरफ रहते कश्मीरी हैं, मुसलमान हैं और उस तरफ जो है वो इंडियन फौज मौजूद है, इस तरफ पाकिस्तानी फौज मौजूद है। अब लड़ाई होती है ना, तो मैंने वो एरिया क्योंकि देखा हुआ है, तो इंडियन जब इस्तेमाल करते हैं, शेलिंग करते हैं, बम्बारमेंट करते हैं, तो वो बहुत दूर तक कई किलोमीटर तक जो है वो बम आके गिरते हैं। वहां जितने लोग हैं उन्होंने अपने घरों के आसपास से वो बनाए हुए हैं, शेल्टर्स बनाए हुए हैं। अपने घरों के आसपास जो है वो छुपने के लिए कमीनगाहें बनाई हुई हैं ताकि अगर किसी वक्त खुदा न खास्ता जंग लगती है या उन्हें छुपना पड़ता है या किसी जगह पे अपने आप को फौरी तौर पे बचाना पड़ता है, क्योंकि देखें घर के ऊपर अगर आकर शेल गिरता है तो उससे बहुत नुकसान होता है, पूरे के पूरे घर तबाह हो जाते हैं। लेकिन वो जो स्पेशल स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं इस मकसद के लिए, मोर्चे नमा, वो आवाम के लिए भी बॉर्डर के इलाकों में बनाए गए हैं। मैं उसको कवर कर चुका हूं, मैंने दिखाया भी है। आप जाकर सोशल मीडिया पे या यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। इसके ऊपर बाकायदा मैंने वीडियोस की थी जब मैं जीएनएन में काम कर रहा था कि बॉर्डर के इलाकों में किस तरीके से वहां के रहने वाले शहरियों ने हुकूमत की मदद से या फौज की मदद से या अपनी मदद आपके तहत किस तरीके से उन्होंने अपनी छुपने की जगह बनाई है कि अगर खुदा न खास्ता कोई हमला होता है तो फौरी तौर पे ये लोग अपने आप को और अपने बच्चों को लेकर कहां पहुंचेंगे। तो वो जगह वहां पे आसपास बिल्कुल घरों के साथ साथ बनाई हुई है और वो फौरी तौर पे वहां पे पहुंच जाते हैं जैसे ही गोली चलती है या जैसे ही शेलिंग होती है। तो एक तो ये वहां पे बंदोबस्त किया जा रहा है कि जनाब आप कुछ राशन वाशन भी जखीरा कर लें। 10 दिन के लिए मदारस बंद कर दिए गए हैं। ये है जनाब सूरत हाल। दूसरा, अमेरिका ने जो इशारा दिया उससे पता चलता है कि भारत ने अगर कुछ किया भी तो ऐसा नहीं है कि कोई जंग लगने जा रही है। ये नहीं जो कहानियां सुनाई गई पाकिस्तानियों को वो तो नहीं होने जा रहा। ये ज्यादा से ज्यादा एयरफोर्स की एक लड़ाई हो सकती है। कुछ दावे किए गए कि रफाल तैयारे पाकिस्तान के करीब आए तो उस वक्त उनको रेडार ने देख लिया और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा। और कुछ ये कहा गया कि उन्हें जैम कर दिया गया 22 मिनट के लिए। वो मैं लिख रहा था तो मैंने 36,000 लिख दिया 3600 की जगह। एक्चुअली ये तैयारे बहुत तेज चलते हैं। 22 मिनट तक के लिए अगर आप इनको जैम कर दें तो फिर तो ये तैयारे ही तबाह हो जाएंगे, इनके पल्ले कख नहीं बचेगा। ये तो सेकंड्स की गेम होती है जो रेडार की और एयरफोर्स की होती है। और एरोनॉटिक्स को जो लोग जानते हैं उनको इस बात का आइडिया है। जो लोग एयरफोर्स में काम करते हैं उन्हें पता है कि ये तो सेकंड्स की, लम्हों की गेम है एयरफोर्स की। यहां तो 1 मिनट भी बहुत ज्यादा होता है। नाज़रीन, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच में ये टेंशन कहां पे पहुंची है और अमेरिका अब किस जगह पे खड़ा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो पाकिस्तान के नुक्ता नजर से या इंडिया के नुक्ता नजर से वो अमेरिका का रोल होता है, क्योंकि हमारा कर्जा वर्जा सारी चीजें वहां से जुड़ी हुई हैं। चाइना का एक रोल जरूर होता है लेकिन इंडिया इतनी इंपॉर्टेंस देता नहीं है और वो तो चाइना के साथ उनकी लड़ाई झगड़ा चलता भी रहता है। फिर इंडिया इतनी बड़ी मार्केट है कि चाइना उनके साथ मुकम्मल बिगाड़ तो पैदा नहीं करेगा पाकिस्तान की खातिर, लेकिन चाइना का टिल्ट पाकिस्तान की तरफ रहता है। ये भी एक हकीकत है। पाकिस्तान के वजीर इत्तलात के हवाले से खबर आई नाज़रीन, इंतहाई खौफनाक खबर है। और उन्होंने बताया जनाब के अता तारड़ को जाती मोबाइल पर इंडियन नंबरों से हिरासा करने की कोशिश की गई। अब इसके ऊपर जो है वो टीवी चैनल के ऊपर खबरें भी चल रही थी। एक तो हमारे जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है ये बहुत जल्दी हरासा हो जाते हैं। चंद नौजवान इनको देख के एक दिन हंस रहे थे, बल्कि इनको देखकर नहीं हंस रहे थे, वो अपनी किसी बात पे हंस रहे थे, तो ये वहां पे भी हरासा हो गया और उन नौजवानों को गिरफ्तार करवा दिया इस्लामाबाद में। आपको याद होगा एक दिन पुलिस जो है वो कारकुनों के साथ सख्ती कर रही थी, डांट रही थी, ये खुद ही भाग के जाके पुलिस वालों की गाड़ी पे चढ़ गए। गुजरावाला डिवीजन में जब ये अपोजिशन में हुआ करते थे कि इससे पहले कि पुलिस मुझे डांटे या मुझे मारे मैं चढ़ जाता हूं गाड़ी में, खुद ही जाके गाड़ी में बैठ गए। फिर पुलिस वालों ने उतारा, जनाब आपको गिरफ्तार नहीं करना, आप अपने घर जाएं।
तो ये बहुत जल्दी हरासा हो जाते हैं। हमारे इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बड़े नाजुक से आदमी हैं, तो इनकी जो है वो हिफाजत के लिए स्पेशल बंदोबस्त करना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में और इंडिया में जंग का माहौल बना, लेकिन इसके बावजूद जो पाकिस्तान के ISPR के तराने हैं या वो जो नगमे बनाए जा रहे हैं उन प्रोडक्शंस के ऊपर अभी भी उनका काम नहीं चल सका। जोर लगाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है। मैंने एक नया नगमा भी सुना, लेकिन वो मुझे मिला नहीं वहां पे ISPR की वेबसाइट पे। वैसे भी इंडिया में अब ISPR को भी बैन कर दिया गया है। हमारे सारे चैनल्स तो बैन हुए ही हुए, ISPR भी बैन हो गए, लेकिन अभी भी इस वक्त भी जो काला चैनल है वो इंडिया में देखा जा रहा है और वहां पे वो चल रहा है। शायद उनकी नजर नहीं पड़ी है, उनको आइडिया नहीं हुआ कि ये काला चैनल बाकायदा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसीज के फंड से चलता है और लगातार चल रहा है। उमर अयूब साहब ने नाज़रीन एक बहुत बड़ा इंकशाफ किया है, ये मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। ये खबर जब मैंने पहले पढ़ी तो मुझे यकीन भी नहीं आ रहा था कि ये मामला इस तरीके से है। देखिए, खबरें तो थी, लेकिन अब पाकिस्तान के अपोजिशन लीडर कह रहे हैं और पूरे यकीन से कह रहे हैं, तो मैं आपको बता देता हूं। जो उन्होंने ट्वीट किया वो अंग्रेजी में है। मैं आपकी आसानी के लिए, बहुत सारे लोग नहीं अंग्रेजी समझते, तो मैं बता देता हूं कि वो एक्चुअली क्या कह रहे हैं। उमर अयूब साहब ने कहा कि यूक्रेन और रशिया की जो लड़ाई हो रही है उसमें यूक्रेन रोजाना की बुनियाद पर 4000 से 7000 तक 155 mm के जो आर्टिलरी शेल्स हैं वो चलाता है। ये शेल मारता है रशिया को 155 mm के। ये बड़ा तगड़ा हथियार है और ये इंटरनेशनली बहुत सारी जंगों में ये इस्तेमाल होता है। ये रोजाना रशिया को 5000 या 4000 से लेकर 7000 तक शेल मारता है यूक्रेन, ये उनकी आर्मी इस्तेमाल करती है। जबकि दूसरी जानिब जो रशिया इस्तेमाल करता है वो 20,000 तक आर्टिलरी के शेल्स पर डे इस्तेमाल करता है। ये जो एक शेल है ना, इसकी जो कीमत है या इसकी जो लागत है एक शेल की, ये उमर अयूब साहब बताते हैं कि लगभग $3000 का ये एक है, यानी $2900 का ये एक शेल है। नेटो ने डिमांड की थी 1922 में, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त की इनकी जो केयर हुकूमत बनी थी बाद में, वो भी इन्होंने जो अप्रोक्सीमेटली जो शेल्स फ्राहम किए हैं यूक्रेन को, यानी पाकिस्तान ने यूक्रेन को हथियार फ्राहम किए हैं रशिया के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए। इमरान खान की पॉलिसी यह थी कि हमने इसमें न्यूट्रल रहना है, हमने बिल्कुल हथियार नहीं देने, हमने इस लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई में हम ना रशिया के साथ होंगे ना यूक्रेन के साथ होंगे। तो इमरान खान साहब ने तो ये हथियार नहीं देने थे, लेकिन आपको पता है कि हथियारों का धंधा या जंग का धंधा वो बड़ा कारोबारी जबरदस्त किस्म की कारोबार है एक, और उससे बहुत मुनाफा होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था। तो जनाब, पाकिस्तान ने $850 मिलियन का असलहा फराहम किया यूक्रेन को, उमर अयूब साहब के बकौल, और ये अप्रोक्सीमेटली बनते हैं 2,93,104 शेल्स। यानी पाकिस्तान ने 2,93,104 शेल्स जो है वो फराहम किए यूक्रेन को, जो पाकिस्तान के पास थे। और अगर यूक्रेन रोजाना के हिसाब से 155 mm आर्टिलरी शेल्स 5000 भी चलाता रहा एवरेज से, तो पाकिस्तान ने लगभग 2 महीने का सामान उन्हें मुहैया किया कि 2 महीने आप शेल्स चलाते रहे तो सप्लाई जो है वो 2 महीने की सप्लाई पाकिस्तान की जानिब से गई है। अब सवाल यह पैदा होता है, उमर अयूब साहब ने जो आखिर में सवाल उठाया वो ये है कि अब इंडिया के खिलाफ हमारे पास कितने शेल्स बाकी हैं, ये उन्होंने सवाल उठाया। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि जब भी जंग होती है तो जो सबसे क्रूशल चीजें होती हैं या सबसे ज्यादा जिन चीजों की जरूरत होती है जंग में इंडिया के खिलाफ, वो 3 चीजें हैं। नंबर 1 अल्लाह रब्बुल इज्जत की मदद, नंबर 2 एयरफोर्स, और नंबर 3 आर्टिलरी। ये 3 चीजों की आपको जरूरत होती है कि ये शेल आपको चाहिए होते हैं, एयरफोर्स आपको चाहिए होती है। और वैसे भी लड़ाई जो है वो नॉर्मली ऐसा लगता है कि एयरफोर्स की ही होगी। भारत ने एयरफोर्स में बहुत इन्वेस्टमेंट की है, उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम में भी बहुत इन्वेस्टमेंट की है गुज़िश्ता 5-6 सालों में, और पाकिस्तान ने भी इस शोबे में काम किया है। भारत ने रोला ज्यादा डाला है, पाकिस्तान खामोशी से काम करता है। देखते हैं कि इस दफा अगर कोई बार का होता है तो किससे कामयाबी मिलती है। नाज़रीन, खुदा करके नवाज शरीफ साहब का एक स्टेटमेंट आया है, लेकिन स्टेटमेंट आप पहले सुन लें। कोई उम्मीद बांधने से पहले मियां साहब ने कहा कि कौमी इत्तेहाद और यकजहती के लिए पार्लियामेंट का किरदार काबिल तहसीन है, तमाम सियासी जमातों का यक जबान होना खुश आइन है। मियां साहब ये धांधली के ऊपर यक जबान नहीं हुए। आप यास्मीन राशिद से इलेक्शन हार गए हैं, इसके ऊपर अभी भी ये तनाज़ा मौजूद है। ये सिर्फ और सिर्फ इंडिया के खिलाफ इकट्ठे हुए पाकिस्तानी, क्योंकि सारे पाकिस्तानी जानते हैं कि इंडिया जारहियत करेगा या बम फेंकेगा तो वह बम ये नहीं देखेगा कि ये पीटीआई वाला है या नून लीग वाला है या पीपल्स पार्टी वाला है या जमात इस्लामी वाला है। वो आकर दड़ल गिलना है बम ने, और उसने जब फटना है तो उसने नहीं देखना कि किसका, सबके खून का रंग एक है, सब एक ही मुल्क के रहने वाले हैं। तो अपने जो दुश्मन के खिलाफ तो सारे इकट्ठे ही होंगे, लेकिन जो कुछ आपने पाकिस्तान में किया उसके ऊपर कौम बिल्कुल मुत्तफिक नहीं है। लेकिन एक और चीज है जो मियां साहब से बिल्कुल इस बात की तवक्को थी कि मियां साहब ने स्टेटमेंट दिया, बिल आखिर मियां साहब बोले, लेकिन इसके बावजूद मियां साहब ने अपने यार, अपने दोस्त
नरेंद्र मोदी के खिलाफ कोई एक लफ्ज भी नहीं बोला, ना भारत के खिलाफ ना नरेंद्र मोदी के खिलाफ मियां साहब ने कोई एक लफ्ज नहीं बोला, हालांकि उन्हें बोलना चाहिए था। अब मियां साहब के हवाले से जो है वो एक और दावा भी है मेरे पास, और मैं ये दावा आपके सामने रखता हूं, फिर एक खबर भी आपको देता हूं। ये अब्दुल बासित साहब हैं और वो ये फरमाते हैं कि 10 अप्रैल 2016 को हमारी कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई हमारे मुल्क में। 2016 में नवाज शरीफ वजीर आजम थे, कुलभूषण यादव को पाकिस्तान में सजाए मौत सुनाई गई और मई के महीने में भारत आलमी अदालत इंसाफ में चला गया। यानी अप्रैल में कुलभूषण यादव को सजाए मौत सुनाई गई और मई में भारत आलमी अदालत में चला गया। पाकिस्तान को उसका बाइकआउट करना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान ने उसका बाइकआउट नहीं किया, बल्कि पाकिस्तान आलमी अदालत में भारत के पीछे पीछे चला गया और उस वजह से आज हमारे हाथ बंधे हुए हैं। पाकिस्तान कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं दे सकता। अब ये इसके पीछे मियां नवाज शरीफ साहब का बाकायदा हाथ था, क्योंकि 2016 में नवाज शरीफ साहब की हुकूमत थी। नवाज शरीफ साहब को भारतीय दोस्तों ने कह दिया था कि कुलभूषण यादव को सजाए मौत नहीं होने देनी है आपने। मियां साहब ने कहा जी जो हुक्म। उसके बाद मियां साहब की हुकूमत ने और उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने मिलकर फैसला किया और ये भारत के पीछे पीछे आलमी अदालत इंसाफ में चले गए। हालांकि आलमी अदालत इंसाफ में अगर आप ना जाना चाहें तो आप ना जाएं, आप उसको कबूल ही ना करें। ये जब तक दोनों फरीकैन नहीं जाते तब तक वहां पे केस चलता ही नहीं है, लेकिन यह मौका दिया गया। इमरान खान के हवाले से नाज़रीन, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट एक खबर है, राणा सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक कर दी उस बात की जो हम बड़े लंबे अरसे से कह रहे हैं। यानी लोग इसको मानते नहीं हैं, लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब जो खुद हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत है, उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोग कह रहे हैं, सवाल उनसे पूछा गया कि इमरान खान साहब को रिहा किया जाए और उन्हें मुशावरत में शामिल किया जाए कौमी यकजहती के लिए। तो इस पर राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा कि इमरान खान ना रिहा होने को तैयार है ना बैठने को तैयार है, आप बताएं हम इनका क्या करें। देखिए, एक तो राणा साहब हुकूमत की इतनी औकात ही नहीं है कि वो बैठ के कोई बात कर सके। हुकूमत तो इमरान खान साहब की मुलाकात नहीं करवा सकती उनकी बहनों से या उनके रिश्तेदारों से या उनके साथियों से या उनके वकला से, बल्कि हुकूमत आलाकार के तौर के ऊपर मरियम नवाज और एस्टेब्लिशमेंट मिलकर वहां पर रोकते हैं बाकायदा कि मुलाकात हो ना जाए। दूसरी बात यह है कि इमरान खान बैठने को तैयार है, बात करने को तैयार है, लेकिन जो बाइख्तियार लोग हैं उनके साथ बात करने को तैयार है, लेकिन वो डील नहीं करना चाहता। प्रॉब्लम यह है कि वो ये कहता है कि बातचीत करो मेरे साथ, मसले का हल निकालो, लेकिन मुझे कोई डील नहीं चाहिए। इमरान खान कहता है कि मैं नवाज शरीफ नहीं बनना चाहता और ना मैं कभी नवाज शरीफ बनूंगा। इमरान खान की कोई भी बातचीत हुई तो ये याद रखिएगा कि आखिर में यह प्रोपेगेंडा किया जाएगा कि इमरान खान भी अब नवाज शरीफ बन गया है। यानी अब जो इमरान खान के मुखालिफिन के पास आखिरी हल बचा है, आप अंदाजा कीजिए कि नवाज शरीफ साहब किस लेवल पे पहुंच गए हैं। वो आखिरी हल ये है कि इमरान खान को नवाज शरीफ करार दे दो कि नवाज शरीफ तो बर्बाद हुआ, इमरान खान को भी बर्बाद करवा देते हैं, तो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर कुछ ना कुछ करके अपना इक्तदार बचाकर रखते हैं। लेकिन इमरान खान इस पर बांध नहीं रहा। अब इमरान खान के पास तीन रस्ते हैं इमरान खान के पास। या तो वो नवाज शरीफ बन जाए, पहला रास्ता, जिससे इमरान खान साहब ने इनकार किया कि नवाज शरीफ मैं नहीं बनूंगा। इमरान खान के पास दूसरा रास्ता यह है कि वो जेल में लंबा अरसा गुजारने के लिए तैयार हो जाए जब तक कि यह निजाम थक के इमरान खान साहब को बाहर ना निकाल दे। यह है दूसरा रास्ता जो इमरान खान साहब के पास है। तीसरा रास्ता यह है कि इमरान खान साहब अवामी ताकत से इस निजाम को शिकस्त देकर बाहर आ जाए, लेकिन इसके लिए उनकी लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, उनकी लीडरशिप को तगड़ा होना पड़ेगा। लीडरशिप ने अवाम को कमजोर कर दिया, उल्टा डी चौक में ले जाते हैं लोगों को और वहां से खुद भाग जाते हैं, और ये बार बार किया। और अली अमीन गंडापुर का इसमें बहुत बड़ा रोल है। अली अमीन गंडापुर अगर बहादुरी दिखाते, दिलेरी दिखाते, तो आज सूरत मुख्तलिफ होती। अली अमीन गंडापुर एक सूबे का वजीर आला है और उस सूबे के सया सफेद का मालिक है, वहां की अवाम उसके साथ खड़ी हुई है, वो बहुत ताकतवर है। वहां पे इतना मैंडेट कभी किसी को नहीं मिला, वो जितना चाहे दबाव डाल सकता था वफाक के ऊपर, लेकिन बदकिस्मती से उसने दबाव में आना पसंद किया, दबाव डाला नहीं। हत्ता कि जिन लोगों को वो लेकर आए थे इस्लामाबाद, उनको इंसाफ तक नहीं दिलवा सके। अब 4-4 महीने की सजा हो गई है। 26 नवंबर को जिन लोगों को एहतजाज के लिए अली अमीन गंडापुर लेकर गए थे इस्लामाबाद, उनको 4-4 महीने की सजाएं दे दी अदालत ने। लेकिन दूसरी तरफ जो लोग कत्ल हुए उनको इंसाफ नहीं मिला, जो लोग जख्मी हुए, जिन्हें गोलियां लगी, उन्हें इंसाफ नहीं मिला। गोली किसने चलाई कोई पता नहीं, सीसीटीवी फुटेज कहां है कोई पता नहीं, कत्लों के मुकदमे कहां हुए कोई पता नहीं। दूसरी बात यह है कि जो लोग जबरी तौर पर लापता हो गए थे उस दिन, या जिनकी लाशें गायब हो गई थी, या जो अगवा कर लिए गए थे, वो डाटा देती थी ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 50 लोगों का। अली अमीन गंडापुर ने खुद क्लेम किया कि जनाब कुछ मिल गए हैं, हमारे 35 के करीब लोग रह गए हैं। उसके बाद से लेकर अब तक ना किसी ने पूछा ना इन्होंने बताया। तो वो लोग कहां गए, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो अवाम को इन्होंने खुद ही पीछे कर दिया। इमरान खान के बाद जो तीसरा रास्ता है, अब उसमें लीडरशिप को हौसला करना पड़ेगा, अवाम को निकलना पड़ेगा, और यही वो रास्ता है जिससे पाकिस्तान आगे निकल सकता है कि सिस्टम को शिकस्त दी जाए।
सिस्टम को घुटनों के ऊपर लाया जाए और अवामी ताकत से यह चीज की जाए। अब तक इतनी, अपना ख्याल